सोचो, अभी हमने क्लियरली देख लिया कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो kmx का ही छोटा भाई होता है। तो तुम याद करके बताओ कि जैसे हमने निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब kmx को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में कन्वर्ट किया था, वैसे ही उसके छोटे भाई v स्टॉपिंग को भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो पहले है ना, पहले ऐसा करते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए वही आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करेंगे ना। तो हमको पता है कि आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी Hν माइनस साई होती है। और हमको पता है कि kmx को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, ev स्टॉपिंग। तो लिख देता हूँ ना, मैं लिख देता हूँ कि kmx को तो हम क्या लिख सकते हैं, ev स्टॉपिंग इक्वल टू, इसको हमको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। पहले बताया था ना कि इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, न्यू को अकेला छोड़ना है, तो उसके लिए वही h को जबरदस्ती कॉमन लेंगे। h को जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, न्यू माइनस साई बाय h। और यही मैंने बताया था कि साई बाय h इंसिडेंट लाइट की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए, मतलब इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। तो चलो E को उधर ट्रांसफर करते हैं ना, है ना। तो E को उधर ट्रांसफर करेंगे तो V स्टॉपिंग इक्वल टू कितना आ गया, h बाय E इंटू न्यू माइनस न्यू थ्रेशोल्ड, है ना। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन भी लगभग वैसा ही था। और वैसे उसका जो छोटा भाई V स्टॉपिंग है उसको भी हमने फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लिया ना। तो V स्टॉपिंग को हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, h बाय E इंटू न्यू माइनस न्यू थ्रेशोल्ड, है ना। अब चलो एक बार इसका ग्राफ भी बना लेते हैं, है ना। तो देख, सॉरी, एक बार इसका ग्राफ भी बना लेते हैं ना। तो हम देखते हैं कि ऐसा करते हैं कि इस इमिटर प्लेट पर अलग-अलग कलर की, मतलब अलग-अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराते हैं, है ना। वही इमिटर प्लेट पर अलग-अलग कलर, मतलब अलग-अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग-अलग होगा ना। कोई देखते हैं कि जैसे-जैसे इंसिडेंट लाइट का कलर या फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, वैसे-वैसे वी स्टॉपिंग कैसे चेंज करेगा वो देखना है ना। तो तुम आराम से बताओ, है ना। सॉरी, तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि बताओ जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है फ्रीक्वेंसी न्यू की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी न्यू के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। और तुम स्मार्टली बताओ, तुम स्मार्टली बताओ कि बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर केवल न्यू पे डिपेंड करता है ना, बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल ओनली न्यू पे डिपेंड करता, मतलब फ्रीक्वेंसी न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, तब तो ग्राफ ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन होती। लेकिन एक्चुअली है ना, लेकिन एक्चुअली है ना, एक्चुअली स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यू की जगह न्यू माइनस न्यू थ्रेशोल्ड पे डिपेंड कर रहा है। तो ये पूरा पूरा जो ग्राफ है वो न्यू थ्रेशोल्ड जितना आगे की ओर खिसक जाएगा, है ना। ये तुमने पढ़ा होगा पैराबोला में, है ना। पैराबोला में पढ़ा होगा कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x का पैराबोला ऐसे होता है, और y स्क्वायर इक्वल टू 4x की जगह x माइनस 5 आ गया, तो पूरा पूरा कर्व 5 जितना आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो पैराबोला में पढ़ा होगा कि x की जगह x माइनस 5 आ जाए तो पूरा पूरा कर्व 5 जितना आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है ना। तो वैसे यहाँ भी बोल सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर ओनली न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता तब तो ग्राफ ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन होती, लेकिन एक्चुअली स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यू की जगह न्यू माइनस न्यू थ्रेशोल्ड पे डिपेंड कर रहा है। तो होता है पूरी पूरी लाइन, है ना, पूरी पूरी लाइन न्यू थ्रेशोल्ड मतलब साई बाय जितनी आगे की ओर खिसक जाएगी ऐसी होगी, है ना। तो एक न्यू माइनस न्यू थ्रेशोल्ड पे डिपेंड कर रहा है, तो ये पूरी पूरी लाइन न्यू थ्रेशोल्ड मतलब साई बाय जितनी आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगी, इस टाइप से होगी, है ना। और इसमें स्लोप देखना है, तुम आराम से बताओ कि स्लोप के लिए इसको y इक्वल टू mx से कंपेयर करें तो m या स्लोप का काम कौन करेगा, h बाय e करेगा, है ना। तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं, है ना, कोई किस, सॉरी, इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी न्यू के बीच, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी न्यू के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, और उसका स्लोप तो h बाय e होता है। h भी यूनिवर्सल कांस्टेंट, e भी यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो जो स्लोप होगा वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा, है ना। ये बोल सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और न्यू के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा, लेकिन इस लाइन की जो शिफ्टिंग है वो वर्क फंक्शन पे डिपेंड करेगी, मतलब मेटल पे डिपेंड करेगी, है ना। तो बताओ कि सीजियम जैसा कोई मेटल हो, है ना, तो बताओ कि सीजियम जैसा कोई मेटल हो जिसका वर्क फंक्शन कम हो तो शिफ्टिंग भी कम होगी,
और सोडियम जैसा मटेरियल हो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है तो उसकी शिफ्टिंग भी ज्यादा होगी। तो इसमें हम बना सकते हैं इनके लिए ग्राफ है। चलो मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करें। इमिटर प्लेट की फॉर्म में एक बार सीजियम का यूज करते हैं, दूसरी बार सोडियम का और तीसरी बार लिथियम का। तो तीनों के लिए ग्राफ कैसा आएगा वो देखना है ना। तो तुमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, तो तुमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि लिथियम, सोडियम और सीजियम में जो सीजियम होता है उसका है ना, सीजियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होता है तो वर्क फंक्शन भी सबसे कम होगा, और वर्क फंक्शन सबसे कम होगा तो शिफ्टिंग भी सबसे कम होगी, है ना। उसके बाद तुमने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि इसमें जो सोडियम है उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा होता है तो वर्क फंक्शन भी ज्यादा होगा, और वर्क फंक्शन ज्यादा होगा तो शिफ्टिंग भी ज्यादा होगी। और तीसरा लिथियम है, तुमको पता होगा कि जो फर्स्ट कॉलम होता है उसमें जो लिथियम होता है उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा तो वर्क फंक्शन भी सबसे ज्यादा तो शिफ्टिंग भी सबसे ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना इमिटर प्लेट की फॉर्म में सीजियम, सोडियम और लिथियम का यूज करें तो तीनों, है ना, हाँ, तीनों ग्राफ में जो स्लोप होगा वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा, स्लोप सेम होगा, इससे तीनों की स्ट्रेट लाइन पैरेलल तो होगी। लेकिन सीजियम का वर्क फंक्शन कम तो शिफ्टिंग कम, सोडियम का वर्क फंक्शन ज्यादा तो शिफ्टिंग ज्यादा, और लिथियम का वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा होता है तो शिफ्टिंग सबसे ज्यादा होगी। अब ध्यान रखना है, अच्छे ध्यान रखना कि हिस्ट्री में एक्चुअली ये जो ग्राफ है वो प्रैक्टिकली लोगों ने पहले बनाए थे। हिस्ट्री में उल्टा हुआ है ना। हिस्ट्री में एक्चुअली ये हुआ है कि ये जो ग्राफ्स थे वो लोगों ने एक्सपेरिमेंटली पहले बनाए थे, और इन्हीं ग्राफ के बेसिस पर आइंस्टीन ने जो इक्वेशन kmx इक्वल h माइनस आई वो इन एक्सपेरिमेंटल ग्राफ के बेसिस पर दी थी। लेकिन हमने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को ही थोड़ा सा चेंज करके रिप्रेजेंट किया। देखो जो अभी तो हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में निकाला, वैसे अब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं ना। तो उसके लिए वही है ना, उसके लिए वही आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करते हैं। तो हमको पता है कि आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी h माइनस साई, और फोटोन की एनर्जी को h की जगह वेवलेंथ की फॉर्म में hc बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं ना। कोई निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी h की जगह hc बाय लैम्डा माइनस साई ये भी लिख सकते हैं ना। बस अब इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो हमको पता है। तो बताओ के मैक्स को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, ईवी स्टॉपिंग लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ ना, तो बताओ के मैक्स को खोल करके तुम ईवी स्टॉपिंग लिख सकते हैं इक्वल टू, अब इसको हमको लेमडा की फॉर्म में निकालना है, मतलब लेमडा को अकेला करना है तो उसके लिए एचसी को जबरदस्ती कॉमन ले लेंगे। एचसी को जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो 1 बाय लेमडा माइनस साई बाय एचसी ये आ जाएगा। मैंने पहले ही तुमको बताया था कि एचसी बाय साई क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो साई बाय एचसी क्या होगा, 1 बाय लेमडा थ्रेशोल्ड हो जाएगा। चलो ई को भी उधर ट्रांसफर करते हैं ना। बताओ ये बताओ ई को भी उधर ट्रांसफर करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने पास कितना आ जाएगा, एच सी बाय ई 1 बाय लेमडा माइनस इस पूरी चीज को 1 बाय लेमडा थ्रेशोल्ड बोल सकते हैं ना। तो तुम बताओ, है ना, तुम बताओ जो स्टॉपिंग, बताओ जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो रफली 1 बाय लेमडा पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और लेमडा के बीच तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा बल्कि थोड़ा बहुत रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा आएगा, है ना। लेकिन हमको पता ये भी पता है कि जो कर्ड ग्राफ होते हैं उसका प्रैक्टिकल कोई खास मीनिंग नहीं होता है। तो हमको ग्राफ को जबरदस्ती स्ट्रेट लाइन ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वी स्टॉपिंग और 1 बाय लेमडा के बीच ग्राफ बनाते हैं। तुम बताओ वी स्टॉपिंग और लेमडा के बीच तो ग्राफ हाइपरबोलिक होगा, लेकिन वी स्टॉपिंग और 1 बाय लेमडा के बीच तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा ना। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का ही प्रैक्टिकल महत्व होता है, तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हम वी स्टॉपिंग और 1 बाय लेमडा के बीच ग्राफ बनाते हैं। तो आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि जो वी स्टॉपिंग है वो 1 बाय लेमडा की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वी स्टॉपिंग और 1 बाय लेमडा के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, है ना? अब यहाँ भी वही, है ना, यहाँ भी वही। तो बताओ, ये बताओ जो वी स्टॉपिंग है वो ओनली 1 बाय लेमडा पे डिपेंड करता, तब तो ग्राफ, सॉरी, है ना, वी स्टॉपिंग ओनली 1 बाय लेमडा पे डिपेंड करता, मतलब 1 बाय लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, तब तो ग्राफ ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन होती है। लेकिन, है ना, लेकिन एक्चुअली एक्चुअली जो वी स्टॉपिंग है वो 1 बाय लेमडा पे नहीं, एक्चुअली 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा थ्रेशोल्ड पे डिपेंड कर रहा है। तो होता है जो पूरी पूरी लाइन है वो
1 बाय लैम्ब्डा थ्रेशोल्ड जितनी आगे की ओर खिसक जाएगी। बताओ 1 बाय लैम्ब्डा थ्रेशोल्ड को हम क्या लिख सकते हैं, साई बाय एचसी भी लिख सकते हैं ना। ये ध्यान रखना, वी स्टॉपिंग केवल 1 बाय लैम्ब्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो ग्राफ ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन, लेकिन एक्चुअली वी स्टॉपिंग 1 बाय लैम्ब्डा की जगह 1 बाय लैम्ब्डा माइनस 1 बाय लैम्ब्डा थ्रेशोल्ड पे डिपेंड कराए थे। पूरी पूरी स्ट्रेट लाइन है ना, पूरी पूरी स्ट्रेट लाइन 1 बाय लैम्ब्डा थ्रेशोल्ड में तो साई बाय एचसी जितनी आगे की ओर खिसक जाएगी। और इसका स्लोप भी देख सकते हैं ना, स्लोप के लिए इसको y इक्वल टू mx से अगर कंपेयर करो तो इसमें स्लोप का काम कौन करेगा, hc बाय e। तो स्लोप का काम करेगा hc बाय e है, तो बोल सकते हैं कि v स्टॉपिंग और 1 बाय लैम्ब्डा के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा जिसमें स्लोप का काम तो hc बाय e करेगा जो कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा। और इस स्ट्रेट लाइन की शिफ्टिंग 1 बाय लैम्ब्डा थ्रेशोल्ड के बराबर होगी, मतलब साई बाय hc के बराबर होगी। तो द स्लोप तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा, लेकिन ये जो लाइन की जो शिफ्टिंग है वो साई पर मतलब उस मेटल के वर्क फंक्शन पर डिपेंड करेगी, है ना। तो बस यहाँ भी हमको वही पूछता है ना, यहाँ भी हमको वही पूछता है कि अ, ये जो इमिटर प्लेट थी है ना, तो ये जो इमिटर प्लेट थी, तो ये पहले केस में इमिटर प्लेट सीजियम मेटल की बनी है जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। फिर सोडियम की बनी है जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है, और फिर लिथियम की बनी है इसका वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो इनके लिए कि वी स्टॉपिंग और 1 बाय लैम्ब्डा के बीच ग्राफ कैसा होगा वो देखना है। तो हमको पता है कि चाहे सोडियम हो, सीज़ियम हो, लिथियम हो, सबका स्लोप तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा, शिफ्टिंग अलग-अलग होगी। ये तो हमको अच्छे ही पता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सीज़ियम का है ना, इन तीनों में से सीज़ियम का वर्क फंक्शन सबसे कम होता है, तो शिफ्टिंग भी सबसे कम होगी। उसके बाद बताओ, ये जो सोडियम है उसका वर्क फंक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसकी शिफ्टिंग भी थोड़ी ज़्यादा। और बताओ अ, फर्स्ट कॉलम में जो लिथियम है उसका वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा होता है, उसकी शिफ्टिंग भी सबसे ज्यादा होगी। तो सीजियम या सोडियम और लिथियम का ऐसा ग्राफ हो। कई बार उल्टा पूछता है ना, कई बार उल्टा पूछता है कि चलो इमीटर प्लेट की फॉर्म में 3 मेटल का यूज किया है, तीनों के लिए ये वी स्टॉपिंग और 1 बाय लैम्ब्डा का ग्राफ ऐसा आ रहा है, तो किसका वर्क फंक्शन कम और किसका ज्यादा वो देखना है। तो हमको पता है ना, कि तीनों ग्राफ में स्लोप तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा, स्लोप सेम होगा तो तीनों ग्राफ पैरेलल तो होंगे। लेकिन बताओ, ये जो मेटल 1 है, मेटल 1 के लिए शिफ्टिंग सबसे कम है तो वर्क फंक्शन सबसे कम, मेटल 2 की शिफ्टिंग ज्यादा है तो वर्क फंक्शन ज्यादा, और मेटल 3 की शिफ्टिंग सबसे ज्यादा है तो वर्क फंक्शन भी सबसे ज्यादा होगा। मतलब साई 1 सबसे कम, फिर साई 2 और साई 3 सबसे ज्यादा होगा। तो इसको इजीली कर सकते हैं। इस ग्राफ का केवल अपने एग्जाम पास करने के लिए नहीं, इस ग्राफ का एक हिस्टोरिकल भी महत्व था, है ना। तो ध्यान रखना कि कई साइंटिस्ट ने इस ग्राफ के बेसिस पर प्लैंक कांस्टेंट एच की वैल्यू एस्टिमेट की, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि इस इमिटर प्लेट की फॉर्म में अलग-अलग मेटल का यूज किया, तो सबके लिए वी स्टॉपिंग और 1 बाय लैम्ब्डा के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया ना। बस क्या किया कि इस स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करके मतलब ट्रायंगल बना करके इसके स्लोप को मेजर किया। और बताओ, इस स्लोप को किसके बराबर कर सकते हैं, एच सी बाय ई के बराबर कर सकते हैं। तो इससे प्लैंक कांस्टेंट एच की वैल्यू लोगों ने निकाली, और ये 6.67 into 10 to power minus 34 के आसपास आई। तो ध्यान तक इस टाइप का क्वेश्चन जेईई एडवांस 2016 में पूछा गया था। तो उसमें हमको कुछ डेटास दे रखे थे जिससे इसका स्लोप निकालने हैं। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पूछी थी, बस इसका स्लोप निकाल लेंगे और स्लोप को किसके बराबर कर देंगे, एचसी बाय ई के बराबर कर देंगे। तो इससे हम प्लैंक कांस्टेंट को भी एस्टिमेट कर सकते हैं। तो देखो, मैं पहले ही बताया था कि प्रैक्टिकली तो इन स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ का ही महत्व होता है, लेकिन कई बार हमको डराने के लिए पूछता है कि वी स्टॉपिंग और लैम्ब्डा के बीच ग्राफ कैसा होगा वो पूछता है ना। तो उसके लिए भी हम थोड़ा सा कैलकुलेशन से कर सकते हैं ना। तो हमको पता है ना, वो आइंस्टीन की इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। तो हमको पता है कि आइंस्टीन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एच न्यू की जगह एच सी बाय लैम्ब्डा माइनस आई। और वही घिसी पिटी कहानी की बताओ, के एम एक्स को खोल करके हम ई वी स्टॉपिंग लिख सकते हैं ना। चलो, थोड़ा सुंदर बनाने के लिए माइनस साई को उधर ट्रांसफर करते हैं। तो द माइनस साई को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर ई वी स्टॉपिंग प्लस साई इक्वल टू एच सी बाय लैम्ब्डा ये हो गया ना। चलो, वी स्टॉपिंग को अकेला करना है तो उसके लिए ई को जबरदस्ती कॉमन ले लेते हैं। ई को जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो वी स्टॉपिंग प्लस साई बाय ई इक्वल टू इधर कितना आ गया, एच सी
इंटू 1/λ। चलो, है ना, ऐसा करते हैं कि इन सारे कचरे कांस्टेंट को उधर ट्रांसफर करते हैं ना, तो उधर ट्रांसफर करेंगे तो एलएचएस में तो कितना आ गया, ई ओपन एच सी, इधर वी स्टॉपिंग प्लस साई बाय ई इक्वल टू इधर 1/λ, ये हो गया बस। अब हमको देखना है कि इस बार वी स्टॉपिंग और लैम्डा के बीच ग्राफ कैसा आएगा वो देखना है। तो रफली तो हमको पता है ना, रफली तो यहीं से हमको पता था कि बताओ वी स्टॉपिंग रफली 1/λ पे डिपेंड कर रहा है। इससे ग्राफ रेक्टेंगुलर और हाइपरबोला जैसा होगा, हो सकता है कि ऊपर नीचे शिफ्टेड होगा कि ग्राफ हाइपरबोलिक ही होगा, है ना। एग्जैक्टली कैसा होगा वो देखना है, तुम आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि इस बार वी स्टॉपिंग और लैम्डा के बीच ग्राफ प्लॉट करें ना, तो बताओ वी स्टॉपिंग को वाई एक्सिस पे प्लॉट करें, इससे वाई का काम करेगा, और लैम्डा को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें तो एक्स का काम करेगा, है ना। तो लिख देता हूँ कि वी स्टॉपिंग को वाई एक्सिस पे प्लॉट करें तो वाई का, और लैम्डा को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें तो एक्स का काम करेगा, है ना। तो बता दोनों में रिलेशन रफली कैसा आएगा, ये कांस्टेंट का तो कोई महत्व नहीं होता, उसको तो लिख ही नहीं रहा हूँ। वी स्टॉपिंग को y प्लस साई बाई कोई पॉजिटिव कांस्टेंट होगा तो इसको मैं y नॉट लिख देता हूँ, इक्वल टू 1 ओपन लैम्डा को हम 1 ओपन x लिख सकते हैं। तो बताओ दोनों में रिलेशन है, ठीक है ना। तो बताओ वी स्टॉपिंग और लैम्डा में रिलेशन रफली कैसा आ गया, y प्लस वाई वन नॉट इक्वल टू 1/x, ऐसा रिलेशन आ गया बस। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसके लिए वही तुम्हारे कोऑर्डिनेट के कंसेप्ट यूज कर सकते हैं ना। तो चलो पहले हम देखते हैं, है ना, पहले हम देखते हैं कि इसमें y नॉट नहीं होता, है ना, पहले देखते हैं कि इसमें y नॉट नहीं होता, केवल y प्रोपोर्शनल टू 1/x होता, है ना, y नॉट नहीं होता, केवल y प्रोपोर्शनल टू 1/x होता, तब ग्राफ कैसा होगा, तो हमको पता है ना। तो हमको पता है कि अगर y प्रोपोर्शनल टू 1/x हो तब तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इस टाइप का होता है ना। तो y प्रोपोर्शनल टू 1/x हो तब तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, लेकिन इस बार y की जगह y प्लस वाई नॉट है। तो पैराबोला में पढ़ा होगा कि y की जगह y माइनस 5 हो तब तो ये पूरा ग्राफ 5 जितना ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन y की जगह y प्लस 5 हो तो पूरा कर्व 5 जितना नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो तुम बताओ, है ना, तुम बताओ इस बार, ये तो बताओ कि इस बार y की जगह y प्लस वाई नॉट है, और बताओ y की जगह y प्लस वाई नॉट है, मतलब पूरा पूरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला y नॉट जितना नीचे की ओर खिसक जाएगा, जहां y नॉट हमने किसको बोला है, साई बाय ई को। ये तो ध्यान रखा कि y प्रोपोर्शनल टू 1/x होता तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता, लेकिन इस बार y की जगह y प्लस वाई नॉट है, तो पूरा पूरा हाइपरबोला, है ना। ध्यान रखा कि y की जगह y प्लस वाई नॉट है, तो ये पूरा पूरा हाइपरबोला y नॉट इक्वल टू साई बाय जितना नीचे की ओर खिसक जाएगा, ऐसा ग्राफ होगा। लेकिन हमको पता है कि बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, बस यहाँ तक जो ग्राफ है उसी का महत्व है, एक्सिस के नीचे जो ग्राफ है उसका कोई महत्व नहीं है, बस जो चाहिए था हमको मिल गया। तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि वी स्टॉपिंग और लैम्डा के बीच ग्राफ इस टाइप का होगा, रेड में जैसे बताया वैसा होगा। ये तो घबराना, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, वही इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया ना, होता है y प्लस वाई वन इक्वल टू 1/x। तो बताओ ओनली y अकेला होता, मतलब ओनली y प्रोपोर्शनल टू 1/x होता तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन y की जगह y प्लस वाई नॉट है, तो पूरा पूरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला y नॉट इक्वल टू साई बाई जितना नीचे की ओर खिसक जाएगा, ऐसा होगा। और एक्सिस के नीचे वाला जो पार्ट है उसका कोई महत्व नहीं है, इस टाइप का आंसर आएगा। तो तुम अगर वी स्टॉपिंग और लैम्डा के बीच ग्राफ बनाओगे तो ऐसा ग्राफ होगा जैसे किसी ने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को बेचारे को नीचे की ओर खिसका दिया, ऐसा ग्राफ होगा। और ये पॉइंट कौन सा होगा वो भी देख सकते हो, है ना, ये पॉइंट कौन सा होगा, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा थ्रेशोल्ड होगा, है ना। तुम बताओ, एक मिनट तुम बताओ, इसके आगे वाले पॉइंट की बात करें लॉजिकली, है ना, आगे वाले पॉइंट की लॉजिकली बात करें, बताओ ये भी पॉइंट लैम्डा इक्वल लैम्डा थ्रेशोल्ड होगा ना, तो इसके आगे वाले पॉइंट पर होता है लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा थ्रेशोल्ड है। तो बताओ अगर वेवलेंथ लैम्डा थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो तो फोटोन की जो एनर्जी ऑफ वर्क फंक्शन से कम होगी, और बताओ फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो तो फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं। तो बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं तो उसको दूसरी प्लेट तक पहुंचने से रोकने की जरूरत नहीं है, तो उस वाले पार्ट में फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देखो बच्चों, अभी तक तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने केवल स्टॉपिंग पोटेंशियल ही देखा,
लेकिन चलो अब हम ऐसा करते हैं कि दोनों प्लेट्स के बीच लगाए गए पोटेंशियल को धीरे-धीरे चेंज करते हैं। तो देखते हैं कि जैसे-जैसे दोनों प्लेट्स के बीच लगाए गए पोटेंशियल को चेंज करेंगे, वैसे-वैसे इस बार इस सर्किट में बहने वाली करंट या फोटो करंट किस तरह से चेंज होगी उसका ग्राफ बनाते हैं ना। तो चलो सबसे पहले है ना, तो चलो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि दोनों प्लेट्स के बीच हम बिल्कुल वी स्टॉपिंग के बराबर अपोजिंग पोटेंशियल लगाते हैं ना। तो पहले केस में दोनों प्लेट के बीच बिल्कुल वी स्टॉपिंग के बराबर अपोजिंग पोटेंशियल लगा रहे हैं और हमको पता है कि वी स्टॉपिंग के बराबर अपोजिंग पोटेंशियल लगाओ तब तो इमीटर प्लेट का कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो तब तो फोटो करंट बिल्कुल जीरो होगी। इससे ग्राफ ऐसे जीरो से स्टार्ट होगा, है ना। और ये भी हमको पता है है ना, ये भी पता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो एक्चुअली एक अपोजिंग पोटेंशियल होता है, इसलिए इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड 5 वोल्ट हो तो इसको इस ग्राफ में साइन के साथ -5 से रिप्रेजेंट करते हैं। यार पहला पॉइंट तो पता चल गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना अपोजिंग पोटेंशियल लगाओगे तब तो करंट बिल्कुल जीरो होगी, है ना। लेकिन चलो अब ऐसा करते हैं, है ना, अब ऐसा करते हैं कि इस अपोजिंग पोटेंशियल को थोड़ा-सा रिलैक्स करते हैं, मतलब अपोजिंग पोटेंशियल को कम करते हैं। ये तो हमको पता है। तो मतलब अपोजिंग पोटेंशियल को घटाएँगे, रिलैक्स करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के कुछ इलेक्ट्रॉन अब कलेक्टर प्लेट तक पहुँचने लगेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट तक पहुँचने लगेंगे तो थोड़ी-सी फोटो करंट बहेगी। वैसे अपोजिंग पोटेंशियल को और घटाएँगे तो फोटो करंट थोड़ी-थोड़ी और बढ़ेगी। और चलो अब मान लेते हैं कि घटाते-घटाते अपोजिंग पोटेंशियल को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। तो हमको पता है कि मतलब अपोजिंग पोटेंशियल को ज़ीरो करेंगे तो और ज़्यादा रेट से इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट तक पहुँचने लगेंगे, मतलब फोटो करंट थोड़ी-सी और बढ़ेगी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तुम बताओ, ठीक है ना? तुम बताओ कि अपोजिंग पोटेंशियल को धीरे-धीरे घटाते-घटाते ज़ीरो कर दिया है और चलो अब ऐसा करते हैं कि दोनों प्लेट के बीच सपोर्टिंग पोटेंशियल लगाते हैं। तो ये ध्यान रखना सॉरी, ये ध्यान रखना है ना, इस अपोजिंग पोटेंशियल को धीरे-धीरे घटाते-घटाते ज़ीरो कर दिया है और चलो अब ऐसा करते हैं कि दोनों प्लेट के बीच सपोर्टिंग पोटेंशियल लगाते हैं ना। तुम बताओ कि ये इस टाइप का जो पोटेंशियल है वो एक सपोर्टिंग पोटेंशियल होगा। इसको भी चेक कर सकते हैं ना, दोनों टाइप से कर सकते हैं, तो किताबी तरीके से कर सकते हैं। तुम बताओ, तो बता छोटी लाइन है, तो मतलब छोटी लाइन में मतलब पोटेंशियल लो होगा तो उससे जुड़ी इस प्लेट पर भी पोटेंशियल लो पोटेंशियल होगा। ये बड़ी लाइन है तो पोटेंशियल हाई, तो उससे जुड़ी इस प्लेट पर भी पोटेंशियल हाई पोटेंशियल होगा। बस आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि अब इस प्लेट का पोटेंशियल हाई और इसका लो है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण प्लेट के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा जिसकी डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगी, मतलब पीछे की ओर होगी। तुम बता तो बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की ओर है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स आगे की ओर लगेगा। और बताओ इलेक्ट्रिकल फोर्स आगे लगेगा तो ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इस टाइप के पोटेंशियल को हम सपोर्टिंग पोटेंशियल बोलेंगे, है ना। या सबसे स्मार्ट तरीका है कि इसको तुम अनपढ़ों के टाइप से देख सकते हो ना। तुम बताओ कि बताओ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है तो उससे जुड़ी ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो उससे जुड़ी ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी, है ना। तो तुम बताओ कि जो नेगेटिवली, है ना, ये जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी, मतलब आगे की ओर धक्का देगी और ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, मतलब ये भी आगे की ओर फोर्स लगाएगी। तो इलेक्ट्रॉन पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा वो आगे की ओर लगेगा जो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इस पोटेंशियल को हम सपोर्टिंग पोटेंशियल बोलेंगे। तो ये मूर्खों टाइप से आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़े, है ना, तो ध्यान रखना है ना। कोई ध्यान रखना कि पहले अपोजिंग पोटेंशियल लगाया था, फिर अपोजिंग पोटेंशियल को धीरे धीरे घटा करके जीरो कर दिया था और अब इस पर सपोर्टिंग पोटेंशियल लगा रहे हैं। और इस सपोर्टिंग पोटेंशियल को ग्राफ में पॉजिटिव पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो अब सपोर्टिंग पोटेंशियल लगा रहे हैं, तो हमको पता है ना, तुमको पता है कि अगर सपोर्टिंग पोटेंशियल लगाएंगे तो बताओ अब इस सपोर्टिंग फोर्स का यूज करके ज्यादा रेट से इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट तक पहुंचने लगेंगे। मतलब ध्यान रखना कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन थे, स्ट्रॉन्ग मतलब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे, वो तो पहले भी कलेक्टर प्लेट तक पहुंच ही जाते थे, लेकिन
अगर सपोर्टिंग पोटेंशियल लगाएंगे तो इस सपोर्टिंग फोर्स का यूज करके जो वीक इलेक्ट्रॉन मतलब कम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है वो भी दूसरी प्लेट तक पहुंचने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पहुंचने की रेट बढ़ेगी तो फोटो करंट भी बढ़ेगी, है ना। अब चलो अब सपोर्टिंग पोटेंशियल और बढ़ाते हैं। तो तुम बताओ कि सपोर्टिंग पोटेंशियल और बढ़ाएंगे तो और वीक इलेक्ट्रॉन मतलब और कम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भी दूसरी प्लेट तक पहुंचने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पहुंचने की रेट बढ़ेगी तो फोटो करंट भी बढ़ेगी, है ना। है ना बच्चों, चलो अब मान लेते हैं कि सपोर्टिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। है तो ध्यान रखना कि अगर सपोर्टिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब इस सपोर्टिंग फोर्स का यूज करके वीकेस्ट इलेक्ट्रॉन भी दूसरी प्लेट तक पहुंचने लगेगा। वीकेस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब जो नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी के साथ जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो भी दूसरी प्लेट तक पहुंचने लगेगा। है तो ये ध्यान रखना। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि अगर सब है ना, अगर सपोर्टिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब इमिटर प्लेट से निकलने वाला वीकेस्ट इलेक्ट्रॉन भी दूसरी प्लेट तक पहुंचने लगेगा। और तुम बताओ कि वीकेस्ट इलेक्ट्रॉन भी दूसरी प्लेट तक पहुंचने लगेगा मतलब कहने का मतलब है कि इमिटर प्लेट से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कलेक्टर प्लेट तक सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। है तो ये ध्यान रखना, है ना। ये ध्यान रखना कि डेल्टा की सपोर्टिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब इमिटर प्लेट से निकलने वाला वीकेस्ट इलेक्ट्रॉन भी कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने लगेगा मतलब, है ना, मतलब इमिटर प्लेट से जिस रेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कलेक्टर प्लेट तक उसी रेट से इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगेंगे। मतलब अब इलेक्ट्रॉन पहुंचने की रेट मैक्सिमम होगी तो फोटो करंट भी मैक्सिमम होगी, है ना। और तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि अगर तो सोच के बताओ कि अगर सपोर्टिंग पोटेंशियल और बढ़ाएंगे तो फोटो करंट और नहीं बढ़ेगी, है ना। तुम बताओ कि इम तुम बताओ कि इमिटर प्लेट से जिस रेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे कलेक्टर प्लेट तक उसी रेट से इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे। तो ध्यान रखना कि अगर, है ना, अगर सपोर्टिंग पोटेंशियल और बढ़ाएंगे तो और ज्यादा रेट से तो इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं हो सकते ना। तो ध्यान रखना कि अगर सपोर्टिंग पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ाएंगे तो फोटो करंट और नहीं बढ़ेगी। अब फोटो करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट की कांस्टेंट ही रहेगी। तो बोल सकते हैं कि इस पॉइंट के बाद अब अगर सपोर्टिंग पोटेंशियल और बढ़ाएंगे तो फोटो करंट और नहीं बढ़ेगी। अब फोटो करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। इसलिए ये जो स्टेट होती है उसको सैचुरेशन स्टेट बोलते हैं और ये वाली जो करंट होती है उसको सैचुरेशन करंट बोलते हैं ना। और है ना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल सकते हैं ना तो हम क्लियरली, तो हम बिल्कुल क्लियरली बोल सकते हैं कि केवल सैचुरेशन स्टेट पर ही सारे इमिटेड इलेक्ट्रॉन करंट बहाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। या नहीं बोल सकते हैं कि ओनली सैचुरेशन स्टेट में ही सारे इमिटेड इलेक्ट्रॉन करंट बहाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। बाकी ध्यान रखना कि सैचुरेशन स्टेट की जो पहले वाली स्टेट है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन करंट बहाने में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। उसमें तो केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉनिक करंट बहाने में कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जो सैचुरेशन स्टेट होगी उसमें सारे इमिटेड इलेक्ट्रॉन चाहे कितना भी वीक हो सैचुरेशन स्टेट में सारे इमिटेड इलेक्ट्रॉन करंट बहाने में कंट्रीब्यूट करेंगे। तुम याद करके बताओ कि जो सबसे लास्ट में हमने फोटो करंट निकालने का जो एग्जांपल किया था ना, है ना, याद कर बताओ कि जो हमने सबसे लास्ट में फोटो करंट निकालने का जो एग्जांपल किया था उसमें हमने, है ना, लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने यही माना था कि सारे इमिटेड इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करके करंट बाहर है। तो तुम बताओ कि सारे इमिटेड इलेक्ट्रॉन करंट बहाने में कंट्रीब्यूट कब करते हैं, केवल सैचुरेशन स्टेट में। इसलिए सबसे लास्ट में जो फोटो करंट निकाली थी उसको सही शब्दों में क्या बोलना चाहिए, सैचुरेशन करंट बोलना चाहिए। हाँ बच्चों, अब ये पूरी इसका कंसेप्ट मैंने बता दिया, आप चिंता मत करना। इसकी जो थ्योरी है मैंने प्रॉपर शब्दों में लिख दी है ना। इस पॉइंट को ए बोला है, इस पॉइंट को बी बोला है और जब सैचुरेशन स्टार्ट हो गया उस पॉइंट को सी। तो ए से बी तक क्या हो रहा है, बी से सी तक क्या हो रहा है और सी पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, वो सारी थ्योरी मैंने प्रॉपर शब्दों में लिख दी है। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, है ना। तो जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसका पहला पेज ये है, सेकेंड पेज ये है और थर्ड पेज ये है। ठीक है, तो अगर कोई रिपीटर का बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो तो थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 12 का कोई बच्चा देख रहा हो तो वो वीडियो पॉज करके इसकी थ्योरी लिख देना।
देखो बच्चों, अभी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले एक्सपेरिमेंट के लिए फोटो करंट आई वर्सेस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस वी का ग्राफ बनाया है। और ध्यान रखना कि ग्राफ बहुत जरा इंपॉर्टेंट है। अपने एग्जाम में इस ग्राफ पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो तुम अच्छे ध्यान रखना है, तो अच्छे ध्यान रखना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट के लिए करंट आई वर्सेस वोल्टेज वी का जो ग्राफ होता है ना, तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि इस ग्राफ में बस दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ग्राफ जहां से स्टार्ट होता है, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ग्राफ जहां से एंड होता है, दैट इज सैचुरेशन करंट। तो चलो वो एक बार देखते हैं कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और सैचुरेशन करंट ये किन किन चीजों पे डिपेंड करते हैं, वो देखते हैं ना। तो अच्छे ध्यान रखना कि इस ग्राफ में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ग्राफ जहां से स्टार्ट होता है, और वो पॉइंट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। और हमको अच्छे पता है, बताओ ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब के मैक्स का ही बाई होता है। तो ये ध्यान रखना, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये के मैक्स का ही छोटा भाई होता है। और तुम बताओ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के मैक्स का ही भाई होता है मतलब ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, या दूसरे शब्दों में इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, तीसरे शब्दों में इंसिडेंट लाइट के कलर पे डिपेंड करेगा। बाकी इस पॉइंट का फोटोन के नंबर्स या इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो ध्यान रखना, इस ग्राफ में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि के मैक्स का छोटा भाई होता है। तो बताओ ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, या दूसरे शब्दों में इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, या प्रैक्टिकल शब्दों में इंसिडेंट लाइट के कलर पे डिपेंड करेगा। बाकी इसका फोटॉन्स के नंबर या इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। साथ में थोड़ा सा इस इमीटर प्लेट के वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करेगा। बाकी मेनली स्टॉपिंग पोटेंशियल केएमएक्स पे डिपेंड करता हूँ, तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ या कलर पे डिपेंड करता है ना, इसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो चलो थोड़ा बहुत लॉजिकली देख भी सकते हैं ना, जैसे चलो इस बार हम ऐसा करते हैं ना, इस बार हम ऐसा करते हैं कि इस इमिटर प्लेट पर रेड की जगह वॉयलेट लाइट गिराते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ घटा रहे हैं, समझते हो ना। तो एक इस प्लेट पर रेड की जगह वॉयलेट लाइट गिरा रहे हैं, मतलब इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ घटा रहे हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा वो देख। तो देखो कोई मशीन ही मानव हो तो ऐसे करेगा, ये वी स्टॉपिंग केएमएक्स का छोटा भाई और वो एचसी बाय लैम्डा माइनस साई होता है। तो इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ घटाएंगे तो एचसी बाय लैम्डा बढ़ेगा, केएमएक्स बढ़ेगा, तो वी स्टॉपिंग का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। लेकिन ऐसे मूर्खों टाइप से सोचने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली कर सकते हैं ना कि रेड की जगह वॉयलेट लाइट गिरा रहे हैं मतलब इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ घटा रहे हैं। बताओ इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ घटा रहे हैं मतलब कहने का मतलब है कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। और बताओ इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो गिरने वाले फोटोन की एनर्जी भी बढ़ेगी, और तो गिरने वाले फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, तो वी स्टॉपिंग का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, है ना। मतलब बताओ पहले ग्राफ है ना, वी स्टॉपिंग का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा मतलब पहले ग्राफ -5 से स्टार्ट होता था तो -7 से स्टार्ट होगा, ग्राफ बड़े नेगेटिव से स्टार्ट होगा तो ग्राफ इधर से स्टार्ट होगा। और ऐसे अगला केस भी देख सकते हैं। चलो इस बार ऐसा है ना, इस बार ऐसा करते हैं कि इस बार ऐसा करते हैं कि वॉयलेट की जगह उल्टा रेड लाइट गिराते हैं मतलब इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं। तो उसको भी लॉजिकली बोल सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी घटा रहे हैं। तो द फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो गिरने वाले फोटोन की एनर्जी भी घटेगी, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी घटेगी, तो वी स्टॉपिंग का मैग्नीट्यूड भी घटेगा। और वी स्टॉपिंग का मैग्नीट्यूड घटेगा मतलब पहले ग्राफ -5 से स्टार्ट हो रहा था तो अब ग्राफ -3 से स्टार्ट होगा, तो वी स्टॉपिंग का मैग्नीट्यूड घटेगा मतलब ग्राफ छोटे नेगेटिव से स्टार्ट होगा, मतलब इधर से स्टार्ट होगा, है ना। बस अब एक चीज है ना, बस अब एक चीज बिल्कुल पक्की हो गई कि ग्राफ में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ग्राफ जहां से स्टार्ट होता है, वो पॉइंट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो के मैक्स का छोटा भाई है। तो ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी या इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ या तीसरे शब्दों में इंसिडेंट लाइट के कलर पे डिपेंड करता है। बाकी इसका फोटोन के नंबर या इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों इस ग्राफ में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट
फिर बच्चों मैंने अभी तुमको बताया था कि इस ग्राफ में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ग्राफ जहां से एंड होता है, दैट इज सैचुरेशन करंट। और ये भी है ना, ये भी तुमको बताया था कि सैचुरेशन रीजन में तो इमीटर प्लेट से निकलने वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन करंट बहाने में कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए सैचुरेशन करंट तो सारे इलेक्ट्रॉन निकलने की रेट मतलब dn इलेक्ट्रॉन बाय dt पे डिपेंड करती है ना। ये तो मैंने बताया था, ये बताया था कि सैचुरेशन रीजन में तो निकलने वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन करंट बहाने में कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए ये जो सैचुरेशन करंट है वो इलेक्ट्रॉन निकलने की रेट मतलब dn इलेक्ट्रॉन बाय dt पे डिपेंड करती है ना। अब तुम बताओ तुम बताओ कि सैचुरेशन है ना, सैचुरेशन करंट इलेक्ट्रॉन निकलने की रेट पे डिपेंड करती है मतलब इनडायरेक्टली फोटोन गिरने की रेट पर डिपेंड करती है ना। तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओगे जिस रेट से फोटोन गिरते हैं उसी की प्रोपोर्शनल रेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, तो हम बोल सकते हैं ये तो हम बोल सकते हैं कि सैचुरेशन करंट इलेक्ट्रॉन निकलने की रेट पे डिपेंड करती है मतलब इनडायरेक्टली फोटोन गिरने की रेट पे डिपेंड करती है। और बताओ फोटोन गिरने की रेट पे डिपेंड करती है मतलब इनडायरेक्टली इस इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है ना। मैंने बताया था कि होता रेट ऑफ फोटोन लाइट की इंटेंसिटी के अंदर ही छुपे होते हैं ना। और है? और ये बताया भी था और तुमको याद भी कराया था कि बताओ लाइट की है ना, लाइट की इंटेंसिटी को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, hc बाय लैम्डा a इंटू dn फोटोन बाय dt। तो बताओ इन नमूनों को उधर ट्रांसफर करो तो dn फोटोन बाय dt कितना आ जाएगा अपने पास, सिंपली i लैम्डा a ऊपर hc ये आ जाएगा है ना। तो बस ये बोल सकते हैं है ना। तो बस ये बोल सकते हैं कि है ना, ये बोल सकते हैं कि सैचुरेशन करंट इलेक्ट्रॉन निकल सैचुरेशन करंट इलेक्ट्रॉन निकलने की रेट पे डिपेंड करती है मतलब इनडायरेक्टली फोटोन गिरने की रेट पे डिपेंड करती है। और तुम बताओ कि फोटोन गिरने की रेट पे डिपेंड करती है मतलब इनडायरेक्टली लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। लेकिन ध्यान रखना कि सैचुरेशन करंट ओनली इंटेंसिटी पे ही नहीं, एक्चुअली आई इंटू लेमडा के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करती है। तुम खुद बताओ कि नमूनों को उधर ट्रांसफर करोगे तो dn फोटोन बाई dt कितना आएगा, आई लेमडा ओपन एच सी। ये खतरनाक चीज है ना, तो ध्यान रखना है ना, आगे बताने नहीं पड़े, ध्यान रखना कि सैचुरेशन करंट इलेक्ट्रॉन निकलने की रेट पे डिपेंड करती है मतलब फोटोन गिरने की रेट पे डिपेंड करती है। और फोटोन गिरने की रेट पे डिपेंड करती है मतलब इनडायरेक्ट इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। लेकिन नॉट ओनली इंटेंसिटी, एक्चुअली ये जो सैचुरेशन करंट है आई इंटू लेमडा के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करती है। तो देखो यहाँ तुम्हारा थोड़ा है ना, यहाँ थोड़ा सा एनसीईआरटी की बुक में इतना परफेक्ट नहीं लिखा है ना। तो तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में और अपने जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें तो मूर्खों टाइप से लिखा है कि सैचुरेशन करंट इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के प्रोपोर्शन होती है ना, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है ना। ध्यान रखना कि सैचुरेशन करंट नॉट ओनली इंटेंसिटी, एक्चुअली आई इंटू लेमडा के मल्टीप्लाई भी डिपेंड करती है। अगर लेमडा सेम हो तो इंसिडेंट लाइट का कलर सेम हो तो सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी। लेकिन लेमडा डिफरेंट हो तो इंसिडेंट लाइट का कलर भी डिफरेंट हो तो फिर सैचुरेशन करंट नॉट ओनली आई, एक्चुअली आई इंटू लेमडा के मल्टीप्लाई भी डिपेंड करती है ना। तो अपने एनसीईआरटी की बुक में तो ऐसा चीप स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन अगर तुम हायर लेवल की बुक देखोगे मतलब अपने बीएससी की बुक या इंजीनियरिंग की बुक तो उसमें तो है ना, उसमें बिल्कुल क्लियरली है ना, हायर लेवल की बुक्स में बिल्कुल क्लियर लिखा होता है कि सैचुरेशन करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी फॉर द सेम स्पेक्ट्रल पोजीशन। मतलब स्पेक्ट्रल पोजीशन सेम हो तो वेवलेंथ सेम हो तो सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी की प्रोपोर्शन होती है। बाकी स्पेक्ट्रल पोजीशन डिफरेंट हो, कलर डिफरेंट हो तो फिर सैचुरेशन करंट ओनली आई नहीं, आई इंटू लेमडा के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करती है। दैट इज द थिंग। ये बच्चों पूरा डिटेल में बता दिया, लेकिन अब आगे इन दोनों को है ना, अब आगे इन दोनों को रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है। तो अच्छे ध्यान रखना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में आई वर्सेस वी का जो ग्राफ बना है, तो बस अच्छे ध्यान रखना कि इस ग्राफ में बस दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस ग्राफ में बस दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं है ना। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्राफ जहां से स्टार्ट रहा है दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और डायरेक्ट याद होना चाहिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के मैक्स का छोटा भाई होता है मतलब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या कलर पे डिपेंड करता है, उसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। और इस ग्राफ में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ग्राफ जहां से एंड होता है दैट इज सैचुरेशन करंट। और जो सैचुरेशन करंट है इलेक्ट्रॉन निकलने की रेट,
या फोटोन गिरने की रेट पे डिपेंड करती है, तो इनडायरेक्टली इंटेंसिटी भी डिपेंड करती है, लेकिन सैचुरेशन करंट नॉट ओनली इंटेंसिटी एक्चुअली आई इंटू लेमडा के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करती है। दैट्स ऑल। बस अब हम इसके क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं।